सारे एडल्ट्स एलिजिबल एडल्ट्स वोट दे सकते हैं। मतलब अगर हम पार्लियामेंट में है, अगर हमारी सरकार है, तो हम तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। वी आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ द पीपल। तो हम उनका स्पीच क्यों काटेंगे? आज शायद वैसा नहीं हो, पर ये कैसा राइट है कि आपने दिया एक हाथ से दूसरे हाथ से, दैट्स द वर्ड ही, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया। मतलब ऐसा एक दिन था हमारे संविधान बनने के प्रोसेस में जब हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बगैर रिस्ट्रिक्शंस के होने वाला था। आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। सो आपका काम रहा है इंडिया के लॉज के ऊपर थोड़ी रिसर्च करके अपनी समझ बनाने का। आपकी पीएचडी भी थी सेडिशन और एसिडोकोनियन लॉज को लेके। सो क्या आप हमें समझा सकते हैं कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ तब से लेके अब तक क्या लॉज थे और वो कैसे यूज हुए? हुआ ये था कि जब संविधान बन रहा था और बना वो 1946 से 1950 तक, तो अगर हमें समझना ये है कि क्यों ऐसा हुआ कि कुछ लॉज जो स्पीच को क्रिमिनलाइज करते हैं वो रह गए और कुछ नहीं रहे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो वर्डिंग है वो ऐसा क्यों है। तो आई थिंक सबसे पहला जो हमें करना होगा कि उस सर्कमस्टांस को समझना होगा कि जिसके अंदर ये सब हुआ है। अब जैसे अगर आप स्कूल की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, टेक्स्ट बुक उठा के देख लीजिए, आपको इतना तो पता रहेगा कि 1947 से 1949 तक क्या हो रहा है। पहला चीज जो हो रहा है, देश को आज़ादी मिल रही है, सब खुशी मना रहे हैं, सब खुश है। बट जिस दिन आज़ादी मिल रही है उस दिन देश का बंटवारा भी हो रहा है। और जो तीसरी चीज हो रही है वो हो रहा है कि देश में इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स जिसको बोलते हैं, 550 से ज्यादा आपके प्रिंसली स्टेट्स है, उनको भी देश के अंदर डाला जा रहा है। भारत बन रहा है। अगर हम सोच के देखें, अगर आप जिंदा होते तब भारत में 15 अगस्त 1947 को, तो 1/4 ऑफ जिसको हम आज भारत बोलते हैं वही वो 1/4 आजाद हुआ था। बाकी का पाकिस्तान के पास चला गया और बाकी प्रिंसली स्टेट कुछ हो रहे थे, कुछ नहीं हुए थे। जैसे मैं हैदराबाद में रहता हूं, तो हैदराबाद में अगर आप रहते उस दिन, तो आप आजाद हिंदुस्तान में नहीं थे, तब आप निजाम के हैदराबाद में थे, और आप सितंबर 1948 तक निजाम की इसमें रहोगे। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर ये सब बन रहा है। तो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले मिलती है, वो पहले मिलके ये देख रही है कि ठीक है, हम संविधान बना रहे हैं भारत का, बट भारत का नक्शा क्या होगा वही नहीं मालूम हमें नहीं पता भारत एक रहेगा या बंटवारा होगा। और उसके लिए जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम 1 साल और पीछे जाए, तो एक कैबिनेट मिशन प्लान था। कैबिनेट मिशन प्लान क्या है? यह है कि अंग्रेजों ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डिसाइड किया कि भाई हमसे ना हो रहा है, हम जा रहे हैं, हमारे पास ना पैसे है ना आर्मी है। अभी तो यहाँ का इंडिया का नेवी भी है, वो भी रिवोल्ट कर गया फरवरी 1946 में। वो इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स में भी सब लोग एकदम पॉपुलर हो गए कि यार ये लोग तो अच्छा कर रहे हैं देश के लिए, हम अभी रहना नहीं चाहते, हम चले। तो अब चले तो कैसे चले? तो वो लोग आते हैं देश में और वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो हम एक प्लान करते हैं जहां पे देश का बंटवारा नहीं होगा। उस प्लान का नाम है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हम कर रहे हैं कि देश को हम 3 भाग में रखेंगे, एक लूज कन्फेडरेशन बनाएंगे, हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स। इससे देश का बंटवारा नहीं होगा। ये 3 अपना अपना संविधान बनाएंगे, फिर ये बैठ के कोऑर्डिनेट करके एक मेन संविधान होगा जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर ही नहीं रहेगी, बहुत कम पावर रहेगी। ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन से हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रहा है। तो एक आयरनी ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने इस भारत को संविधान दिया, वो अंग्रेजों का एक प्लान का उपज है, कैबिनेट मिशन प्लान का प्रोडक्ट है, वो खुद से नहीं बना है। दूसरा एक आयरनी है कि जो लोग संविधान बना रहे हैं वो सिर्फ एक ही पार्टी के मेंबर्स हैं। जैसे अगर आप देखिए संविधान में कौन थे, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन मेंबर्स थे, मेंबर्स में 80% इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे।
मतलब इतनी मेजॉरिटी तो इंडिया के इतिहास में किसी पार्टी को नहीं मिली है। राजीव गांधी को भी 1984 में 404 की थी, बट 80% मेजॉरिटी किसी ने कभी एंजॉय नहीं की है। तो इस किस्म की मेजॉरिटी है और इसी मेजॉरिटी के लोग देश चला भी रहे हैं। अब सिचुएशन ये हो रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सरकार में भी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टीशन को रोकने की कोशिश भी कर रहा है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स भी इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के बीच में आपको अभी संविधान बनाना है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम भी उनकी जगह में होते तो किस तरह का संविधान बनाते, स्पेशली इफ वी लुक एट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इतने सारे चीजें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा है, 395 आर्टिकल्स है, चाहो तो कुछ भी हो सकता था। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है? इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के चक्कर में ही देश के बंटवारे के लाले आ रहे हैं। जैसे 1940 से पहले कोई फॉर्मल डिमांड नहीं था पाकिस्तान का। 1940 में मुस्लिम लीग डिक्लेयर करता है कि हमें पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए। मतलब वो लोग एक्सप्रेशन, स्पीच का इस्तेमाल कर रहे हैं टू कार्व आउट इंडिया, कि जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, जो ब्रिटिश इंडिया है, उसका हम बंटवारा करेंगे क्योंकि हमें लगता है हमारा अपना देश होना चाहिए। ये आइडिया पुरानी है, ये आइडिया 1920 से आता है, मोहम्मद इकबाल से आता है, जिनके गाने हम आज सुनते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल का आइडिया है ये, टू नेशन थियरी। सो वहां से आ रहा है। तो स्पीच का आप इस्तेमाल देख रहे हो कि ऐसे करके हुआ है, एक कि आपका देश का बंटवारा होने का बात हो रहा है और वो इसलिए हो रहा है। दूसरा, आप स्पीच का जो कॉन्सिक्वेंस देख रहे हो वो है आप 1946 में देख रहे हो, जिसको हम बोलते हैं द ग्रेट कैलकाटा किलिंग। द ग्रेट कैलकाटा किलिंग क्या है? ये 16 अगस्त को शुरू होता है, 5 से 10 दिन तक चलता है। कलकत्ता में खून खराबा हो जाता है, 5000 से 10,000 लोग मारे जाते हैं, रास्तों पे उनकी बॉडीज मिलती है, मतलब वल्चर आके खाए जा रहे हैं, और हमारे पास फोटोग्राफ्स भी है। हाँ, जस्ट टू क्लैरिफाई, ये हिंदू लोग हैं जो कोलकाता के आसपास रहते हैं और उनका मुसलमानों ने नरसंहार किया। हाँ, और उसके बाद गांधी वहां गए, वो सब हुआ। तो वो भी, उसका भी शुरुआत कैसे हो रहा है? उसका शुरुआत भी स्पीच से ही हो रहा है। हो ये रहा है कि हुसैन सोहरावर्दी है, वो कॉल देते हैं डायरेक्ट एक्शन का। वो कॉल क्यों दे रहे हैं डायरेक्ट एक्शन का? मोहम्मद अली जिन्ना है, वो कॉल क्यों दे रहे हैं डायरेक्ट एक्शन का? क्योंकि उनको लग रहा है उनकी जो डिमांड है पाकिस्तान की, जो उन्होंने वही स्पीच और एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करके 1940 में फॉर्मलाइज की, उसको कोई ट्रैक्शन नहीं मिल रहा, वो रियलिटी में नहीं बदल रहा। तो वो सरकार को, ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेजों की सरकार को फोर्स करना चाहते कि भाई हमें ये चाहिए, तुम दो, वरना ये। तो बेसिकली ये है कि 1945 के एंड में और 1946 की शुरुआत में इलेक्शंस हुए थे। इलेक्शंस में क्या हुआ था कि बंगाल और पंजाब में मुस्लिम लीग मेजॉरिटी में नहीं आई थी, लेकिन मुस्लिम लीग के एलाइज जो थे वो मेजॉरिटी में आए थे। तो इस वजह से उनके पास पावर था और उन्होंने पावर का इस्तेमाल किया और उन्होंने ये डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद इतना खून खराबा हुआ। ऐसा नहीं कि खून खराबा सिर्फ मुसलमानों हिंदू पे किया, खून खराबा पूरे देश में शुरू हो गया, पर इससे इनॉग्रेट हो गया। मतलब अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हो तो आप देश में क्या देख रहे हो? आप देश में देख रहे हो बंटवारा हो रहा है, जहां पे लफ्जों का इस्तेमाल हो रहा है। लफ्जों के इस्तेमाल से यू आर इंसाइटिंग पीपल टू वायलेंस। आप देख रहे हो देश में हमें इंटीग्रेट करना है लोगों का, इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना है, उसका भी कोई ठीक ठिकाना नहीं है। ऐसा नहीं कि गारंटी है। हमें आज लगता है जैसे भारत इनएविटेबल था। जो भारत देश हम देखते हैं, जो मैप हम पढ़ते हैं, वो हमें लगता है कि इनएविटेबल था, वो तो होना ही था। ऐसा कुछ नहीं था। 1946, 1947 में ऐसा पॉसिबल था कि शायद ना हो, शायद कुछ बाहर रह जाए। हैदराबाद सबसे फेमस एग्जाम्पल है इसका, जम्मू एंड कश्मीर और भी फेमस एग्जाम्पल है, जूनागढ़ भी एक एग्जाम्पल है। तो ऐसा रिस्क था कि शायद वो ना हो, शायद देश बनने से पहले ही बंटता रह जाए, जिसको वो बॉल्कनाइजेशन कहते हैं, कि आपके देश के इतने सारे टुकड़े हो गए। तो वो एक डर है। तो आपका, और ये सब का सब देख रहे हो आप, लोग लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, बट जितना मैंने पढ़ा है, प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी का ऑप्शन नहीं था।
उनके पास लीगली अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 में आता है, उसमें डिक्लेयर किया है कि अगस्त 15, 1947 को 2 डोमिनियन क्रिएट हो जाएंगे। एक डोमिनियन होगा इंडिया का, एक डोमिनियन होगा पाकिस्तान का। और जो प्रिंसली स्टेट्स है वो नॉमिनली इंडिपेंडेंट है विद द ऑप्शन कि आप आइदर इंडिया जा सकते हो या पाकिस्तान जा सकते हो या इंडिपेंडेंट रह सकते हो। सो टेक्निकली वो ऑप्शन उनके पास है, वायबल शायद वो ऑप्शन नहीं है, सिवाय फॉर अ फ्यू प्रिंसली स्टेट्स नहीं आप कर सकते क्योंकि आपकी साइज ही नहीं उतनी। जैसे पतौदी हो तो फिर क्या करोगे, तो वैसे वाला हाल है। लेकिन ऑप्शन टेक्निकली है। तो जैसे ट्रैवनकोर का अगर हम एग्जाम्पल ले ले, ट्रैवनकोर आता है आज के दिन केरला में। ट्रैवनकोर के जो दीवान थे सीपी रामास्वामी अय्यर, ये इंटीग्रेशन के सख्त खिलाफ थे, उनको इंटीग्रेशन नहीं चाहिए था। वो क्या कोशिश कर रहे थे कि भोपाल को, जो और बहुत बड़ी प्रिंसली स्टेट थी, हैदराबाद को, इनके साथ बैठ के वो सोच रहे थे कि हम कैसे इंटीग्रेशन अवॉइड करें, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपको इंटीग्रेट करना है पाकिस्तान के साथ तब इंटीग्रेट हो नहीं सकते, इंडिया के साथ इंटीग्रेट, और उनको ना इंडिया ना पाकिस्तान किसी का कोई प्यार नहीं, उनको इंडिपेंडेंट रहना, पर इंडिपेंडेंट रह नहीं सकते। तो वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। फाइनली ही चेंजेस हिज माइंड। ऐसा कहते हैं कि बेसिकली उनको पकड़ के पीट दिया गया था। तो इट वाज एज ब्रूटल एज दैट, उनको पकड़ के पीट दिया गया था। एंड आफ्टर दैट वो थोड़े से सहम गए थे और उसके बाद फिर उन्होंने फिर उस तरह से कुछ कोशिश नहीं की। सीपी रामास्वामी अय्यर का नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि हम जब संविधान में फ्री स्पीच के साथ क्या हुआ तो उनका एक योगदान रहा है इसमें 1960s में, उसमें मैं आता हूं। तो ये आपके सर्कमस्टांसेस हैं कि जिस देश का आप संविधान बना रहे हो उस देश का क्या हाल होगा, क्या नक्शा होगा, वही हम नहीं जानते। ऐसे सिचुएशन में हम आ रहे हैं कि अभी भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें बनाना है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर हम भी उनके जगह होते, हमें भी लगता कि नहीं, सरकार को थोड़ा पावर तो चाहिए, क्योंकि अगर हमने पावर नहीं लिया और हमने कंप्लीटली दे दिया कि भाई जिसको जो बोलना है, जैसे बोलना है, जहां बोलना है, जब बोलना है बोले, हम कुछ नहीं रोकेंगे, क्योंकि हम पूरे अमेरिकन स्टाइल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन करेंगे जहां पे पार्लियामेंट कोई आपका लॉ ला ही नहीं सकता। तो डर एक यही रहेगा कि ऑलरेडी इतना बुरा हाल है देश का, और बुरा हो जाएगा। तो ये डर उनको हॉन्ट कर रही थी और ये डर हम रिकॉर्ड्स में बार बार देख, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो शुरुआत होती है वो होती है फरवरी 1947 से। ये जो कैबिनेट मिशन प्लान जिसका मैंने जिक्र किया था, कैबिनेट मिशन प्लान में उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये संविधान क्रिएट करेगी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक एडवाइजरी कमेटी बनेगी। एडवाइजरी कमेटी में होंगे 50 लोग और ये लोग देश के फंडामेंटल राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करेंगे। ये 50 लोगों की कमेटी बनती है फरवरी में, फरवरी 1947 में। इनके चेयरपर्सन बनते हैं वल्लभ भाई पटेल। पहले मीटिंग में ये लोग डिसाइड करते हैं कि 50 लोग बैठकर तभी फंडामेंटल राइट्स हम बनाने से रहे, हमें और एक छोटी कमेटी चाहिए, तो वो एक फंडामेंटल राइट सब कमेटी क्रिएट करते हैं। इसमें 10 लोग हैं। अब ये 10 लोगों का काम है कि भाई तुम लोग बैठ के अभी बनाओ, हम लोग को एक लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स देके दो। तो ये 10 में जेबी कृपलानी है इनके चेयरपर्सन। ये थोड़े से एब्सेंटी किस्म के चेयरपर्सन रहेंगे, इनका इन्वॉल्वमेंट काफी कम रहेगा। बट इसके अंदर BR अम्बेडकर है, इसके अंदर KM मुंशी है, इसके अंदर एक अय्यर नाम के बहुत प्रोमिनेंट लॉयर है, इसके अंदर काफी ऐसे इंटरेस्टिंग लीडर्स हैं जिनका हम नाम शायद आज नहीं जानते, बट इनका योगदान रहा है कि हम जिस संविधान के अंदर में जीते हैं वो इनकी वजह से बन रहे हैं। तो अंबेडकर एक सेट ऑफ ड्राफ्ट राइट्स देते हैं और KM मुंशी एक सेट ऑफ ड्राफ्ट राइट्स देते हैं। और यहां पे सबसे बड़ा वो चॉइस आता है जिसका कॉन्सिक्वेंस हम आज भी भुगत रहे हैं 2025 में, भुगत रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपको जैसे पसंद। तो चॉइस क्या है? अंबेडकर का जो वर्जन है उसमें लिखा है कि पार्लियामेंट शैल नॉट मेक एनी लॉ एब्रिजिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मोर और लेस सब्सटेंटिवली यही लिखा है। मतलब उनका जो मॉडल है जहां से वो डिराइव कर रहे हैं अपना कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये अमेरिका से आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के भी फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कांग्रेस शैल मेक नो लॉ एब्रिजिंग द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ऐसे है। ये अंबेडकर का वर्जन। इसमें रिस्ट्रिक्शंस के नाम पे बस 2 है, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। इसके अलावा आप अगर देश के नागरिक हो, आपको पूरी छूट है,
आपको जो बोलना है, जैसे बोलना है, जहां बोलना है, जब बोलना है, बोल सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी का। दूसरी तरफ है केएम मुंशी। केएम मुंशी का जो ड्राफ्ट है वो अमेरिका से नहीं डिराइव करते, वो आयरलैंड के संविधान से डिराइव करते हैं। अब आयरलैंड का संविधान आप खोल के देखोगे तो उसमें दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शंस रखे हुए हैं। डेफेमेशन का रिस्ट्रिक्शन है, सेडिशन का रिस्ट्रिक्शन है, ब्लास्फेमी का रिस्ट्रिक्शन है, हर किस्म का रिस्ट्रिक्शन जो हम आज हमारे संविधान में देखते हैं, सारा का सारा आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिल जाएगा। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के भी 2 वर्जन्स है, 1922 का एक है, 1937 का एक है। तो वो पहले शुरू करते हैं 1922 से। तो मतलब अगर आप सब कमेटी के मेंबर हो, 10 लोगों की कमेटी सब कमेटी है, उनके बीच में चॉइस है इस 2 का। हम अमेरिकन वर्जन ले सकते हैं जहां पे नागरिक को ज्यादा मिलेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या हम ये वाला वर्जन मुंशी का वर्जन ले सकते हैं जो आयरिश है, जहां पे कम मिलेगा। ये मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, और पहले ही मीटिंग में सब कमेटी का जब ये 2 जो ड्राफ्ट राइट्स आते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, पहले ही मीटिंग में ये लोग मुंशी को चूज करते हैं, मुंशी का वर्जन चूज करते हैं। अब इंटरेस्टिंगली अगर आप रिसर्च करने की कोशिश करें तो आपको इन मीटिंग्स के मिनट्स मिलते हैं, प्रोसीडिंग्स नहीं मिलते। मतलब आपको ये नहीं पता कि डिसीजन किसका था कि भाई हम मुंशी का वर्जन लेंगे, हम अंबेडकर का वर्जन नहीं लेंगे। कितने लोगों ने वोट किया, हमें पता है कि मेजॉरिटी ने वोट किया मुंशी के लिए, बट कौन लोग थे, क्यों वोट किया, इस सब के बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, प्रोसीडिंग्स नहीं है, तो हमें ये नहीं पता। बट हमें इतना पता है कि इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमें जो है मुंशी का वर्जन चाहिए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का वर्जन चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस वाला वर्जन चाहिए। मतलब देखिए 1947 में फरवरी मार्च में आप डिसाइड कर रहे हो कि हाँ हम संविधान में आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देंगे, क्योंकि ये तो कांग्रेस ने वादा किया था कराची रेजोल्यूशन में, कांग्रेस ने उससे पहले नेहरू रिपोर्ट में वादा किया था, बरसों से वादा करते हैं, तो वादा हम निभाएंगे, पर हम इसके साथ ये रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देंगे। मतलब आप ऐसा एक संविधान क्रिएट कर रहे हो जहां पे राइट और रिस्ट्रिक्शन का ओहदा एक ही है। वही फर्क है। अमेरिका में क्या हो रहा है कि राइट है, रिस्ट्रिक्शन कहीं नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट 200 साल से बैठ बैठ के वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहा है, धीरे 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 वो धीरे धीरे एक डिस्कोर्स क्रिएट हो रहा है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हम रिस्ट्रिक्शन संविधान में चिपका दे रहे हैं। मतलब आप जैसे जब हम सिविक्स पढ़ते हैं, जब स्कूल में सिविक्स पढ़ते हैं, सब बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये राइट सबको याद रहता है, हमने सबने पढ़ा हुआ है, कितना भी पकाओ सब्जेक्ट हो लेकिन पढ़ा है, ये राइट है। हम रिस्ट्रिक्शंस पे ध्यान नहीं देते, बट संविधान के लिए संविधान में उस राइट और उस रिस्ट्रिक्शन की एक ही जगह है। ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन छोटा है उससे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये वो लोग इसलिए कर रहे हैं उन सर्कमस्टांसेस की वजह से जिससे मैंने पहले आपको बताया। जैसे कोई प्रिंसली स्टेट ऐसे डायरेक्ट कॉल फॉर एक्शन ना दे पाए, कोई डायरेक्ट कॉल फॉर एक्शन अनरेस्ट ना कर पाए, क्योंकि तब तक ऑलरेडी राइट्स हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला ये फरवरी मार्च 47 में हो रहा है, बट अगस्त 1946 से तो देश में राइट्स ही चल रहे हैं। पहले कलकत्ता में हुए, फरवरी तक तो पंजाब में भी बहुत घमासान राइट्स हो गए थे। मतलब पूरे देश में सिर्फ राइट्स ही चल रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी वो पूरे देश का बस ब्यौरा कर रहे हैं राइट्स रोकने के लिए। कुछ लोगों को लगता है, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो आखिरी साल जो उनके जीवन का था, ये एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली राइट्स के फोर्स को थोड़ा सा कम किया। अगर वो ना होते तो वायलेंस और ज्यादा होता। बट ये आपका सिचुएशन है देश में, और सिचुएशन इतनी बुरी है कि आप दिल्ली के पार्लियामेंट, जो पुराना पार्लियामेंट हॉल था, वहां पे सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, वहां पे आप बैठ रहे हो, वहां पे बैठ के आप संविधान बना रहे हो, बट आपको तो घर भी जाना है ना। वो घर जाने के लिए कर्फ्यू लगा हुआ है, आपको स्पेशल पासेस चाहिए। अगर आप मेंबर्स हो तो आपको स्पेशल पास चाहिए, अगर आप ब्यूरोक्रेट हो तो आपको स्पेशल पास चाहिए। वो स्पेशल पास ले लेके आप घर जा रहे हो, वापस आ रहे हो। मतलब आप भी उस डर में जी रहे हो, क्योंकि आपके आसपास भी वही माहौल है। रेफ्यूजी क्राइसिस तब तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आप देख रहे हो कैसे, और अब तक बंटवारा नहीं हुआ है, बट उसकी आशंका है, डर है, खौफ है। तो ऐसे सिचुएशन में समझ में आता है कि क्यों वो लोग ने ऐसा चॉइस किया। बट चूज उन लोगों ने किया, और एक बार चूज कर लिया फिर तो गाड़ी अटक गई।
तो जैसे अल्लाडी कृष्णस्वामी अय्यर जो भी इस सब कमेटी के मेंबर थे, इन्होंने एक्चुअली एक नोट लिखा था उस सब कमेटी को कि हमारे पास ये दो चॉइस है, एक है आइदर अमेरिकन वर्जन जो अंबेडकर का ड्राफ्ट है या आयरिश वर्जन। दोनों में फर्क क्या है? अमेरिकन वर्जन में सुप्रीम कोर्ट को धीरे धीरे प्रिंसिपल्स लाने होंगे कि हम रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे उन्होंने यूएस में किया है। आयरिश वर्जन में ये जो जिसको हम बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये पूरा पूरा बना बनाया हम आपको दे रहे हैं, तो और वो बोलते हैं ये हमें चूज करना है, और वो चूज करते ये क्या, सब कमेटी में ये चूज किया। अब सब कमेटी के बाद ना ये चीज जाती है एडवाइजरी कमेटी, जो मैंने कहा था 50 मेंबर की जो कमेटी थी पटेल वाली, उसमें पहुंच गए ये लोग। उससे पहले माइनॉरिटी सब कमेटी एक दूसरी कमेटी हुई, वहां पे भी जाता है, लेकिन वहां पे कुछ बदलता नहीं। एडवाइजरी कमेटी में जाते हैं तो एक शब्द उन लोगों ने बाकी रख दिया था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से पूरा कॉपी किया हुआ है। अगर आप खोल के देखिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 और सब कमेटी का वर्जन लिटरल कॉपी है, एग्जैजरेट भी मैं नहीं कर रहा, एक्चुअल कॉपी है। बस एक वर्ड था ब्लास्फेमी जो उन्होंने छोड़ दिया था। अब वो वर्ड भी आ जाता है उसके अंदर कि एक को क्यों छोड़ो, उसको भी रखा दो। अब इसके बाद पहुंचता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया पे। मतलब ये कि अभी जैसे फरवरी मार्च में 3 कमेटी गई, 2 सब कमेटी 1 कमेटी गई, किसी भी कमेटी में किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि हमें क्या रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, क्या हमें करना चाहिए। मैं बता रहा हूं ठीक है कि ये कॉन्टेक्स्ट था उनका, बट किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। वहां पे सारे सब कमिटीज और कमिटीज में डिस्कशन बस इतना था कि कितना रिस्ट्रिक्ट करे तो करे, कितना करे, करना तो है बट कितना करे। और टाइम स्टिपुलेटेड नहीं था कि व्हेन वी गेट आवर इंडिपेंडेंस, ऐसा कुछ नहीं। एक बार लगा दिया तो लगा दिया, फिर हमेशा के लिए रह गया। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहां पे पहली बार ऐसा होता है कि जो ऑर्डिनरी मेंबर्स है, जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता नहीं है, वो ये सवाल उठा रहे कि अरे रिस्ट्रिक्ट कर क्यों रहे भाई। जैसे फेमसली सोमनाथ लहरी नाम के एक मेंबर थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे। वो कहते हैं खड़े रह के, ये 29 अप्रैल की बात है, कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये पुलिस कांस्टेबल के नजरिए से बनाया गया है। ये वल्लभ भाई पटेल को कह रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये सारा चीज, वो कह रहे हैं ये पुलिस कांस्टेबल के नजरिए से बनाया गया है, नॉट अ फ्री एंड फाइटिंग नेशन। अरे हमें आजादी मिलने वाली है, इतने सालों के अंग्रेजों के राज के बाद आजादी मिलने वाली है, हम नागरिक बनने वाले हैं कॉलोनियल सब्जेक्ट से। अरे तो राइट तो हो। ये कैसा राइट है कि आपने दिया एक हाथ से दूसरे हाथ से, दैट्स द वर्ड ही, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया, करेक्ट। तो उनको तो बहुत फिर बुला भला सब कह देते हैं कि बोल कैसे दी भाई आप, ऐसे बोल कैसे दी, होता है ये। अब फिर एक इंटरेस्टिंग चीज होती है उस दिन प्रोसीडिंग खत्म हो गई तो क्या होता था, ये एक ऑलमोस्ट एक शैडो हिस्ट्री है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की। मैंने कहा ना 80% कांग्रेस के टिकट के थे। हाँ। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिन में मिलता था, दोपहर को उनका हो जाता था। दोपहर के बाद वो क्या करते थे, वो रोड क्रॉस करते थे, और जो लोग कांग्रेस के टिकट पे इलेक्टेड थे 80%, वो लोग अपनी एक दूसरी मीटिंग रखते थे। इस मीटिंग का ना मिनट्स है, ना प्रोसीडिंग्स है, ना रिकॉर्ड्स है, बिकॉज़ ये तो पार्टी मीटिंग है, पार्टी मीटिंग। बट ये कांग्रेस असेंबली पार्टी मीटिंग है। और कुछ मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये कहा है कि एक्चुअली जो भी डिसीजंस है ना, आप लोग उस मीटिंग में कर देते हो, यहां पे आके बस स्पीच मेकिंग होती है, एक्चुअल जो पॉलिटिक्स है वो हो चुका है। और उस दिन शाम को हमें ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स से और दूसरे हिस्टोरियंस जिन्होंने काम किया है उस वक्त पे, वो कहते हैं कि घमासान लड़ाई हुई थी उस मीटिंग में। कांग्रेस के अपने ही लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जहां पे वो जानते हैं उनका रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ नहीं कह रहे, बट जहां पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है वहां पे वो एकदम चढ़ गए कि आपने ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर कैसे दिया, हमें मंजूर ही नहीं है। और हमें ये कैसे पता कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो वल्लभ भाई पटेल 29 अप्रैल को ये कह रहे हैं कि भाई हम ये सारा रिस्ट्रिक्शंस लाएंगे जो के एम मुंशी ने उनको बोला था, वो 30 अप्रैल को बोलते हैं मैं सारे रिस्ट्रिक्शंस वापस ले लूं। मतलब ऐसा एक दिन था हमारे संविधान बनने के प्रोसेस में जब हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बगैर रिस्ट्रिक्शंस के होने वाला था, और वो पटेल खुद करते। वो क्यों कर रहे, उनको क्या जरूरत है, वो वल्लभ भाई पटेल है, वो कांग्रेस पे राज करते हैं,
किसी की मजाल है जो उनके खिलाफ कोई कुछ कहे, बट फिर भी इतना प्रेशर था पार्टी के खुद के लोगों से जो असेंबली के मेंबर्स है कि हमें ये मंजूर नहीं है। जो सवाल किसी कमेटी में, सब कमेटी में नहीं उठाया गया, वो सवाल ये पूछ रहे कि तुमने रख कैसे दिया। हमें नहीं चाहिए, हमें नागरिक बनना है भाई, हमें संविधान में राइट्स चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। बट इसीलिए पटेल वो वापस ले लेते हैं। और जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, जब मैं पढ़ रहा तो मुझे लगा हम जीत गए शायद। बट फिर अगली बार ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आता है 1 साल 8 महीने बाद, दिसंबर 1948 में। और जब दिसंबर 1948 में ये आ रहा है ना, सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन वापस आ गए, सारे के सारे। जो पटेल ने खुद बोले कि हमको नहीं मूव करना है, इसको मैं इसको ओमिट कर रहा हूं, मैं नहीं मूव कर रहा, मैं उसको ओमिट कर रहा हूं, वो सारे के सारे आ गए। अब सवाल ये उठता है कि क्यों आ गए भाई, ऐसा क्या था? जब असेंबली के मेंबर्स बोल रहे हैं कि भाई, कांग्रेस के मेंबर्स बोल रहे हैं असेंबली के कि मत चाहिए, हमें नहीं चाहिए, क्या हो गया ऐसा? अब इसमें आ जाती है जो डर था बंटवारे का, वो डर फिर असली हो गया। अगस्त में हो गया, बंटवारा आपका बन गया। और बंटवारे से पहले और बंटवारे की इमीडिएटली बाद जो वायलेंस पनप रहा था ऑलरेडी अगस्त 1946 से, वो एक अलग स्केल पकड़ लेता है। पंजाब में और बंगाल में स्पेशली अलग स्केल पकड़ लेता है, जिसको हम आज सब जानते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको कुछ स्कॉलर्स कहते हैं रेट्रिब्यूटिव जेनोसाइड। क्योंकि इतना स्केल था उसका कि वो जेनोसाइड ही है। आज का लीगल डेफिनेशन अगर आप खोल के देख ले जेनोसाइड का, तो वो जेनोसाइड ही है, क्योंकि आप इतनों को मारा, हजारों को मार रहे हो। रेट्रिब्यूटिव इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई सरकार एक ग्रुप को मार रही है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को, मुसलमान सिख को मार रहे हैं, सिख बदले में मुसलमान को मार रहे हैं, हिंदू मुसलमान को मार रहे हैं, मुसलमान हिंदू को मार रहे हैं। सब लोग बदले की आग में स्केल में खून खराबा कर रहे हैं। इस वजह से आपका रेफ्यूजी क्राइसिस भी एक हो रहा है। और ये रेफ्यूजी सारे के सारे कहां जा रहे हैं? दिल्ली शुरुआत में जा रहे हैं, वो रेड फोर्ट में जा रहे हैं, जहां पे सब हमारे सारे प्रधानमंत्री जहां पे इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच देते हैं, वहां पे वो एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी कैंप है। और ये सब में आपका संविधान भी बन रहा है, इसी टाइम पे आपका संविधान भी बन रहा है। ये सोचिए कि आप पार्लियामेंट हाउस में बैठ के संविधान क्या होगा, हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा, ये सोच रहे हो, और बाहर लोग मर रहे हैं, रेफ्यूजी क्राइसिस है, शायद आपके फैमिली मेंबर्स भी इफेक्टेड है, शायद आपके ब्यूरोक्रेट्स भी इफेक्टेड है। तो इस सिचुएशन में ये जो पटेल को आपने हरा दिया था 30 अप्रैल को 1947 का, ये अभी जाता है, ये जो क्लॉज है ये पहुंचता है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के पास। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर क्या चीज है? इनका नाम है बेनेगल नरसिंह राव। इनका काम है जो भी असेंबली ने कहा है इसको लीगल लैंग्वेज में सही से रखना और इसको तैयार करना ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या चीज है? ये वही चीज है जिस वजह से हम अंबेडकर को, B.R. अंबेडकर को कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस ड्राफ्टिंग कमेटी का काम है जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस हुआ है और जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ने प्रिपेयर किया है, इसको लीगल फॉर्म देने, जो वापस से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रैटिफाई कर देगा। इसके चेयरमैन चुने जाते हैं अंबेडकर अक्टूबर में। अब ये याद रखिएगा, अंबेडकर तो सब कमेटी में भी थे, राइट? सब कमेटी में भी थे। के मुंशी जिनका वर्जन लिया वो भी है इस कमेटी में। तो एक ही इंसान सारे कमेटीज में है, कुछ कुछ की लोग हैं, इसलिए इनके बारे में हम जानते कम हैं, लेकिन ये बहुत की है क्योंकि ये बहुत सारे की कमेटीज में है, ये सब लोग हैं। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी में भी इस वर्जन को, ये जो रिस्ट्रिक्शंस जो वापस से आपने ला दिया, और ये B.N. राव ला देते हैं अगस्त 1947 में, क्योंकि पार्टीशन और ये हो रहा है, तो वो उस पर बहुत चर्चा चल रही, 5-6 बार उसका वर्जन चेंज हो रहा है। अगेन हमें नहीं पता कि क्यों चेंज हो रहा है, हमारे पास बस मीटिंग के मिनट्स है, प्रोसीडिंग्स नहीं है, हमें नहीं पता कि कौन आपको बोल रहा है। अगर आपकी कमेटी है, एक ही कमेटी है, उसको 2-3 महीने क्यों लग रहे, 5 बार क्यों लग रहे भाई एक वर्जन लाने में कि जो हम सेटिस्फाइड है। और ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं स्पीच लॉ, सिर्फ स्पीच लॉ की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी भी बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन ये सिर्फ स्पीच लॉ की मैं बात कर रहा हूँ कि ये सब हो रहा है। अब 5-6 वर्जन के बाद फाइनली एक वर्जन आता है जिससे वो हैप्पी है, जो फरवरी 1948 में रिलीज होता है। फरवरी 1948 मतलब जनवरी 30, 1948 में गांधी का असैसिनेशन हुआ है नाथुराम गोडसे के हाथों, उसके बाद ये रिलीज हो रहा है। और उसके बाद ये पब्लिक में रहता है फॉर फरवरी से दिसंबर तक। दिसंबर में ये आर्टिकल डिस्कस होता है। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन शुरू होता है नवंबर में, लेकिन दिसंबर में ये आर्टिकल होता है डिस्कस। तो इसमें भी
बहुत वर्जन्स आ रहे हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। अगेन क्रिटिसिज्म वही है कि ये जब भी ये हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कमेटी में पहुंचता है, डिस्कशन बस एक ही रहता है कि कितना रिस्ट्रिक्ट करना है। कभी कोई ये सवाल पूछता ही नहीं कि रिस्ट्रिक्ट करना क्यों है, करने की जरूरत क्या है। हमेशा डिस्कशन होता है कितना रिस्ट्रिक्ट करना है, एक वर्ड ज्यादा ऐड करें, एक वर्ड कम ऐड। अब हम पहुंच रहे हैं नवंबर दिसंबर में, जहां पे फिर से जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने आता है, फिर से वही होता है। मेंबर्स पूछते हैं जरूरत क्या है, मेंबर्स ये पूछते अरे हमने तो डिसाइड कर लिया था, ये अप्रैल 47 में तो डिसाइड हो गया था कि ये नहीं होने वाला, अब क्यों वापस आ गया। बट इस बार क्या होता है, पिछले बार की तरह नहीं होता कि कांग्रेस वाले जो है वो सपोर्ट करते हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं, बट द मेजॉरिटी ऑफ द कांग्रेस इज इन फेवर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। क्योंकि इन्होंने अभी वो पोस्ट पार्टीशन वायलेंस देखा है, वो रेफ्यूजी क्राइसिस देखा है, गांधी का असैसिनेशन देखा है, इतना कुछ देखा है। ये हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हमारा संविधान एक इमरजेंसी में क्रिएट हुआ है। इस तरह की इमरजेंसी हमने उसके बाद कभी नहीं देखी है, ना उससे पहले देखी ना उसके बाद देखी। इस इमरजेंसी में आप एक फ्यूचर कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करो जब आपको आपके प्रेजेंट का भरोसा नहीं है, तो आप थोड़ा सा तो कॉशन से ही करोगे ना। आप राइट्स का लैंग्वेज कम यूज करोगे, आप रिस्ट्रिक्शंस का लैंग्वेज ज्यादा यूज करोगे। जवाहरलाल नेहरू खुद कहते आई एम ऑल इन फेवर ऑफ राइट्स, बट कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब अगर देश ही नहीं रहेगा तो राइट्स किसको देंगे हम। तो देश बचाना है, तो इस वजह से हमें ये करना है। इसके बावजूद भी, और मैं इन लोगों के बारे में इसलिए कह रहा हूं कि कॉन्टेक्स्ट वायलेंस सबका था, पार्टीशन हो रहा है, सब लोग रेफ्यूजी, सब कुछ हो रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग फिर भी कह रहे हैं हमें हक चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। और उस दिन, ये दिसंबर 1, 1948 की बात है, जो ज्यादातर मेंबर्स बोले थे अगेंस्ट द रिस्ट्रिक्शंस, वो सब माइनॉरिटी मेंबर्स थे, जो विक्टिम्स थे पार्टीशन के और रेफ्यूजी क्राइसिस के। उनमें से एक जो मुझे लगता है सबसे कंसिस्टेंट रहे हैं अपने स्टांस पर, उनका नाम था हुकुम सिंह। अकाली दल के मेंबर थे। वो पार्टीशन से सिर्फ अपने कपड़े लेके आए थे, वकालत करते थे, कपड़े लेके आए थे और कुछ नहीं था उनके पास। कपूरथला नाम के प्रिंसली स्टेट के हाई कोर्ट जज बने थे, उसके बाद उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बना दिया गया था। वो बोलते हैं, उनके साथ और एक भूपिंदर सिंह मान थे, वो भी अकाली दल के थे। 2 मुसलमान मेंबर्स भी थे, करीमुद्दीन एक थे। 2 मुसलमान मेंबर्स मुस्लिम लीग के, वो भी बोलते हैं। और एक मेंबर थे सोशलिस्ट पार्टी के, जो जयप्रकाश नारायण के, वो भी बोलते हैं। कोई भी मेन स्ट्रीम कांग्रेस का नहीं है, बट सब माइनॉरिटीज है। ये कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए रिस्ट्रिक्शंस। क्यों नहीं चाहिए रिस्ट्रिक्शंस? क्योंकि फंडामेंटली हम एक डेमोक्रेसी क्रिएट कर रहे हैं। और 1948 में डेमोक्रेसी मतलब क्या? 1 पार्टी रूल, क्योंकि एक ही पार्टी है जो इफेक्टिवली वायबल है। अगर हम एक पार्टी को इतना पावर दे दें कि वो कानून बना सके या पिछले कानून को लागू कर सके जो अंग्रेजों ने लाए थे, तो फिर राइट कैसे रहा? तो फिर तो राइट ही नहीं रहा। वो टर्म जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं इल्यूजरी फ्रीडम। जो हम दे रहे हैं देश को, ये राइट नहीं है, ये इल्यूजरी फ्रीडम है। क्योंकि जो हमारे पास आजादी से पहले थी वही हमारे पास अभी भी है। फर्क इतना है कि जिस स्पेस को हमने कोई नाम नहीं दिया था, उस स्पेस को हमने भी नाम दिया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पेस नहीं बढ़ रहा। स्पेस क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि आपने ऐसे इलैबोरेट रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं। किन किन चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं? सेडिशन वर्ड तब 1948 में रिस्ट्रिक्शंस में था, क्योंकि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्ट्रिक्शन में था। डेफेमेशन वर्ड था, ब्लास्फेमी वर्ड था, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ऐसे बहुत सारे ये टर्म्स थे जो हम आज भी यूज करते हैं स्लाइटली डिफरेंट वेरिएशंस में। सो ये सब के सब थे। तो हुकुम सिंह ने जैसे कहा कि अगर आप इनको पास कर दे, तो जब भी कोई भी ये जो कॉलोनियल लॉज है, सेडिशन हो गया, ब्लास्फेमी का हो गया, डेफेमेशन का हो गया, जब भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं रहेगा ये डिसाइड करने का कि भाई ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उनके पास बस इतना सवाल है, 5-6 रिस्ट्रिक्शंस है, क्या इसमें ऐसे शब्द है जो इस लॉ को बचा सकता है? सेडिशन शब्द है, सेडिशन ये लॉ है, बच गया। डेफेमेशन शब्द है, डेफेमेशन ये लॉ है, बच गया। बस इतना आपको देखना है। सब्सटैंटिवली ये रीजनेबल है नहीं है, ये सब आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शंस दे दिए हैं। और जैसे मैंने कहा था, रिस्ट्रिक्शंस और राइट को एक ही दर्जा मिला हुआ है, राइट का दर्जा ऊपर नहीं है। ये एक प्रॉब्लम हो गई है। तो इसीलिए वो कहते हैं भूपिंदर सिंह कि मत रखो। इनफैक्ट, और इसीलिए मैं इतना इतिहास का डंका बजा रहा हूं कि
हुकुम सिंह ने एक अमेंडमेंट पोस्ट किया था कि इन सारे रिस्ट्रिक्शंस को ओमिट कर दिया जाए। जो चीज वल्लभ भाई पटेल ने 30 अप्रैल 1947 में की थी वो किया जाए। बट क्योंकि वहां पे कांग्रेस का साथ था और यहाँ पे कांग्रेस का नहीं था, उस दिन जीत गए, इस दिन नहीं जीते और ये रिस्ट्रिक्शंस रह गए। और हाथों हाथ तब बस एक बाकी रह गया था कैटेगरी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उन्होंने कहा हाथों हाथ ये भी लगा देते। ये डिसीजन कब लिया? ये डिसीजन 1949 में लिया था। तो सिचुएशन ये खड़ी हो रही है कि आपका रीजनिंग जो है कि हम क्यों भाई इतना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देश का ये हाल है। देश का नक्शा, देश रहेगा या नहीं वही भरोसा नहीं है। बंटवारा हुआ है, इंटीग्रेशन बड़ी मुश्किल से हुआ है, इतना खून खराबा हुआ है, हैदराबाद में, कश्मीर में लड़ाई हो रही है, जूनागढ़ में हुआ है, रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए हम कर रहे हैं। बट अगर ये रैशनल है तो सोचने वाली बात है, तो डेफेमेशन क्यों रखा भाई? हाँ। डेफेमेशन से क्या होने वाला? कौन सा देश का बंटवारा हो रहा था? देश डेफेमेशन से। करेक्ट। अब डेफेमेशन में जैसे के मुंशी कहते हैं, क्यों रखा है? क्योंकि कह रहे हैं कि आजकल बहुत येलो जर्नलिज्म होता है। येलो जर्नलिज्म में लीडर्स के खिलाफ कुछ भी बका जाता है, ब्लैकमेलिंग होती रहती है, हमें इससे बचना। तो इसलिए डेफेमेशन आपने लगा दिया वहां पे। आपका रीजनिंग ये है कि भाई देश को बचाना है। हाँ। देश को बचाते बचाते आप सोचते हो देश के नेताओं को भी बचा दे। आफ्टर ऑल नेतृत्व तो वो कर रहे हैं। हाँ। और आप अगर देश के नेताओं को बचा रहे हो तो जजेस को क्यों छोड़ रहे हो? उनको भी बचा लो। हाँ। उनको भी साथ ही साथ बचा दिया। और इस चक्कर में ये सिचुएशन खड़ी हो गई कि आपके जो भी कॉलोनियल लॉस थे, सेडिशन का था, ब्लास्फेमी का था, प्रोमोटिंग एनमिटी अमंग इसका था, डेफेमेशन का था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी था, सारे के सारे बच गए। क्योंकि आपने उनको डिजाइन ही किया है इस नाम पे कि देश को बचाना है। सर मेरा एक दोस्त है कन्नन, वो बोलता है कि लास्ट 15 साल से हम इसी इमोशन में है, हिंदू खतरे में है, हम हिंदू को बचा सकते हैं, हमें वोट दो। फिर वो बोलता है अब हम खतरे में हैं, हम ही हिंदू को बचा सकते हैं, अब हमें वोट दो। फिर वापस वो बोलता है हिंदू खतरे में है, हम ही उन्हें बता सकते हैं, हमें वोट दो। तो उसका एक वर्जन पॉलिटिक्स भाई, मतलब अगर आप देखो तो अगर आइडियोलॉजी के तौर पे भी इनोवेशन इतना ज्यादा नहीं हुआ है, बस कैटेगरी चेंज हो गया। वहां पे देश या हिंदू, बात वो है क्योंकि वो सेक्युलर थे। हाँ। तो उनको उतना नहीं था, उनको तो वोट मिलने वाला, उनको पता था वोट तो हमें मिलने वाला है। कांग्रेस को कोई नहीं हरा रहा था 1952 में। सो ये सिचुएशन हो रही है। आपको लगेगा कि ठीक है चलो हो गया तो हो गया, शांति, अभी इसके बाद तो फिर बंद हो जाएंगे रिस्ट्रिक्शंस, पर बंद भी नहीं हुए। क्योंकि ये जो इतिहास है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करने का, ये 1950 में नहीं खत्म होता, 1963 तक चलता है। एंड ट्रेजिकली ये पूरी की पूरी घटना हो रही है जवाहरलाल नेहरू के प्रीमियरशिप में, जो फेमस थे फॉर एक्चुअली बिलीविंग इन सिविल लिबर्टीज। ऐसे नहीं कि वो नहीं खुद विश्वास करते थे, करते थे, बट उनके हिसाब से उनकी मजबूरियां थी कि भाई देश का मुझे देखना है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो मैं हूं, आप लोग तो अपने ऑर्डिनरी मेंबर्स हो, आपने तो बोल दिया भाई हमें राइट चाहिए, बट चलाना तो देश मुझे है, बचाना तो देश मुझे है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या होता है, इतना कुछ करने के बावजूद जैसे ही संविधान इफेक्ट में आता है, सुप्रीम कोर्ट 4 महीने के अंदर मई 26, 1950 में एक डिसीजन, 2 डिसीजंस देते हैं। उसको क्रॉसरोड्स बोलते हैं और एक है ऑर्गेनाइजर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रॉसरोड्स जो है ये हार्डकोर लेफ्ट विंग मैगजीन है। इसके प्रोप्राइटर है रोमेश थापर, जिनकी छोटी बहन है द हिस्टोरियन रोमिला थापर, और ऑर्गेनाइजर है जिसे हम सब जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। अब क्या हुआ है कि क्रॉसरोड्स के खिलाफ प्री सेंसरशिप लग गया है कि आप ये पब्लिश नहीं कर सकते। वो लोग, एक जेल में शूटिंग हुई थी, मतलब जहां पे प्रिजनर्स को मारा गया था, तो उसके बारे में रोमेश थापर लिखना चाहते, तो उनके खिलाफ केस लग जाता है अंडर अ पब्लिक सेफ्टी एक्ट मद्रास का। उसी सेम टाइम पे ऑर्गेनाइजर के खिलाफ पंजाब में एक अगेन पब्लिक सेफ्टी एक्ट, दोनों ही 1949 के लग जाता है केस। दोनों ही बोलते हैं कि अब तो हम नागरिक हैं, हमारे पास तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम चले सुप्रीम कोर्ट। दोनों पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और दोनों का डिसीजन एक ही दिन में दिया जाता है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देते हैं 5:1 में। 6 जजेस है तब सुप्रीम कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट नया बना है, 6 जजेस है, 6 के 6 डिसाइड कर रहे हैं। ये दोनों केस डिसाइड कर रहे हैं। 5 जजेस डिसाइड इन फेवर ऑफ कि हमें ये दोनों के दोनों लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
मतलब आपने इतनी मेहनत की, 47 से आप 49 तक बैठ के डिफरेंट वेरिएशंस कोशिश कर रहे हो रिस्ट्रिक्शंस के, कि भाई लॉज हमारे बच जाए ताकि हमारे पास पावर रहे, ताकि हम देश को बचा सकें। और ये कुछ महीनों के अंदर ये कोर्ट अपना शुरू हो गया। उसी के इमीडिएटली बाद वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं कि भाई हमें तो अमेंड करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे चलता रहा तो हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं बचेगा। नेहरू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करते। फिर क्या होता है, पटना में एक हाई कोर्ट में इन्हीं दो डिसीजंस के बेसिस पे एक जज बोल देते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इंटरप्रेट कर दिया है ना कि अगर कोई मर्डर करने का भी कुछ कह देना, उसको भी हम पनिश नहीं कर सकते, कि वायलेंट स्पीच को भी हम पनिश नहीं कर सकते। अब इसके बाद नेहरू कहते कि नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। और इसके बीच में और एक केस हुआ है पंजाब में। तो आप देख रहे हो कि जैसे संविधान आया है, रिस्ट्रिक्शंस आए हैं, सरकार को पावर मिलनी है, वो पावर फट से चली जा रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट ये दो केसेस में ले रहा है, ये पटना के हाई कोर्ट ले रहे, फिर पंजाब में तारा सिंह जो अकाली दल के नेता थे और जिनको खालिस्तान चाहिए था, उन्होंने कहा कि इनको हिंदुओं को मिल गया इंडिया, मुसलमानों को मिल गया पाकिस्तान, सिखों को क्या मिला। तारा सिंह के खिलाफ सेडिशन का केस लगा हुआ है और सेडिशन को भी वो लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं। अब सिचुएशन ये आ रही कि सेडिशन के साथ साथ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं वो है सेक्शन 153A, जो अभी 153A नहीं रहा, वो इंडियन पीनल कोड में था, विच इज बेसिकली प्रमोटिंग एनमिटी अमंग क्लासेस। इसके बाद नेहरू बोलते कि नहीं, हमें अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? उनको सेडिशन को बचाने में इंटरेस्ट नहीं है। वो खुद कह रहे सेडिशन बचना नहीं चाहिए। क्यों बचना नहीं चाहिए? क्योंकि सेडिशन एक ऐसा कानून है जिसमें हमारे सबसे बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक और मोहनदास करमचंद गांधी दोनों जेल गए। इनफैक्ट गांधी ने तो कहा भी था कि यह है प्रिंस अमंग द पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड। जब 1922 में उनको अरेस्ट किया जाता है तो वो स्पीच एक देते हैं, उसमें वो ये कहते हैं। तो सेडिशन के खिलाफ बहुत एक इमोशन था कि ना सेडिशन नहीं रहना चाहिए। नेहरू ऑल्सो अग्रीज, बट नेहरू की चिंता है मेरे को वो 153A चाहिए। 153A क्यों चाहिए? क्योंकि उनका तब डर है कम्युनिस्ट नहीं, कम्युनिस्ट का डर उनको शुरुआत में था क्योंकि 1948 में तेलंगाना में एक रिबेलियन होता है, कम्युनिस्ट रिबेलियन होता है, बट वो फिर ठंडा हो जाता है। फिर कम्युनिस्ट सेकंड लार्जेस्ट पार्टी भी बन जाते हैं, उनको 17% वोट भी मिलते हैं, अच्छा खासा उनका चलता है 1952 के इलेक्शन में। उनको लग रहा है कि जो हिंदू नेशनलिस्ट है ये लोग ना देश में ऐसा सिचुएशन क्रिएट, क्योंकि वो चीज क्या क्रिमिनलाइज कर रही है, प्रमोटिंग एनमिटी अमंग क्लासेस एंड कम्युनिटीज। और उनको लग रहा है कि तभी, क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनका कांग्रेस के साथ हो गया है, अभी 36 का आंकड़ा हो गया है, तो वो अभी कांग्रेस के खिलाफ बहुत आवाज उठा रहे हैं। और वो एक जो चीज कर रहे हैं वो है कि मैं पार्टीशन को रिवोक करना चाहता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग है। पार्टीशन से पहले 1947 से पहले ही वॉज इन फेवर ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बट उसके बाद जब रेफ्यूजी क्राइसिस होती है ही टेक्स अ टर्न और कहते कि नहीं, ये पार्टीशन रिवोक करना चाहिए क्योंकि हमें ये रेफ्यूजी क्राइसिस बस हमें मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा। तो वो बहुत एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ एनमिटी। और अगर आप पाकिस्तान के साथ एनमिटी प्रमोट कर रहे हो तो इट्स वेरी इजी टू स्लिप इनटू द हिंदू मुस्लिम बाइनरी, तो आप वो भी कर रहे हो। तो आपको डर इससे है कि ये एक थ्रेट है और मेरे पास एक लॉ है जो मुझे अलाउ करता है ऐसे थ्रेट को पोटेंशियली एड्रेस करने का, बट अगर ये लॉ अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होगा तो फिर मैं क्या करूंगा। तो फिर वो इसलिए अंबेडकर को कहते कि नहीं भाई रिस्ट्रिक्शन तो चाहिए हमें। तो अब अंबेडकर कहते ठीक है रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं और अंबेडकर एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, उसमें वो वर्ड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो हम आज हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में देखते हैं वो रीजनेबल वर्ड ऐड करते हैं। जब संविधान बना था तो रीजनेबल वर्ड जो था वो आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में है, क्लॉज 4 में है, क्लॉज 5 में है, 2 में समहाउ लगाना भूल गए सब। बट वो कहते हैं, अंबेडकर कहते हैं कि रीजनेबल लगा देते हैं ताकि एटलीस्ट फिर क्या होगा कि ये जो सिचुएशन है जजेस के पास थोड़ा सा तो लीवे रहेगा डिसाइड करने का कि भाई रीजनेबल है या नहीं। वरना तो वो हुकुम सिंह वाला डर हो गया ना, आपको देखना है ये वर्ड है, ये लॉ है, फिट बैठता है, हो गया, बच गया। तो वो कह रहे कि नहीं, जजेस को थोड़ा सा तो मिलना चाहिए। अब नेहरू इसके खिलाफ है ओरिजिनली, वो नहीं चाहते ये। बट जब तक बात पार्लियामेंट तक पहुंचती है 1951 में, बोलते ठीक है चलो हम भी अपनी तरफ से कुछ कंसेशन देते हैं और कहते हैं कि रीजनेबल रहने दो, बट
हम इसके बदले में क्या क्या ऐड करेंगे। एक है फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। ये क्यों है? वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। अब बना बनाया अभी ऑलरेडी अब रेफ्यूजी क्राइसिस है, एक वॉर हो चुका है, अभी थोड़ा सा ठंड रखना चाहते, तो इसलिए वो एक ला रहे हो। दूसरा आप ला रहे हो शब्द पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर आप क्यों ला रहे हो? क्योंकि वो जो तारा सिंह वाला जो जजमेंट था, जहां पे सेडिशन को आपने डिक्लेयर कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वहां पे वो कहता है कि सेडिशन का जो कानून है, वो कानून क्या है? वो है कि आप सरकार को कंटेम्प्ट में ला रहे हो या सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन फोमेंट कर रहे हो। और ये भी नहीं कि सक्सेसफुली कर रहे हो, अगर आप अनसक्सेसफुली भी करो तो भी वो क्राइम है सेडिशन के हिसाब से। तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों से ही आपका स्टेट तो बर्बाद नहीं हो रहा ना, देश तो बर्बाद नहीं हो रहा। सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन ला दिया तो क्या हो गया? ऑपोजिशन पार्टी तो वही करेगी ना। तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? तो वो सेडिशन, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो रहना ही चाहिए। सेडिशन को कैसे आप फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो? इसलिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसलिए वो पब्लिक ऑर्डर लाना चाहते हैं, क्योंकि ताकि वो कह सके कि देयर इज अ कनेक्शन की सेडिशन स्पीच की वजह से पब्लिक में डिसऑर्डर हो सकता है, इसलिए हम इसको बचाएंगे। और एक फ्रेज वो लाते हैं, वो है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस कहां से आ रहा है? वो जब पटना में वो जो जज बोल गए कि अरे कोई मर्डर भी कर देगा, वायलेंट भी कर देगा, तो भी कुछ नहीं कर सकते हम, तो वो उसके लिए, मतलब आप देख सकते हो कि कितने स्पेसिफिकली वो लोग एड्रेस कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इंटरप्रिटेशन है। क्योंकि उनका प्रॉब्लम ये है कि हमने ये सोच के ये रिस्ट्रिक्शंस रखा था कि हमारे पास पावर रहेगा, और ये कोर्ट्स ने अपने पास पावर ले लिया, तो हमें ये पावर वापस चाहिए, इसीलिए हम ये स्पेसिफिक फ्रेजेस यूज कर रहे हैं। इतने टारगेटेड है, ऐसा नहीं कि जनरल हम बढ़ा रहे हैं। और एक फ्रेज जो वो यूज करते हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं ये सारे इंटरप्रिटेशन की, अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ हम यूज करें ना, तो स्कोप बढ़ जाता है, तो कोर्ट्स के पास फिर ऑप्शन कम बच जाता है कि उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने में मजबूर हो जाएंगे। तो इसलिए ये स्ट्रेटेजिकली ये सब सोचा जाता है। अंबेडकर ये प्रपोज करते हैं, नेहरू ये पार्लियामेंट में डिफेंड करते हैं, और नेहरू ये पार्लियामेंट में खुद डिफेंड कर रहे हैं, जो खुद रिनाउंड है सिविल लिबर्टीज में विश्वास रखने वाले, वो खुद डिफेंड कर रहे हैं, जैसे पटेल डिफेंड कर रहे थे रिस्ट्रिक्शंस को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और वो बार बार यही कह रहे हैं कि देश की स्थिति देखो, इस देश की स्थिति में हम नहीं अफोर्ड कर सकते ऐसे किस्म के, मैं भी चाहता हूं, बट देश की स्थिति देखो। अगेन फिर क्या हो रहा है? संविधान बन रहा है उस वक्त के लिए नहीं, हर वक्त के लिए। संविधान बन रहा है प्रेजेंट के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए। बट आप अपने प्रेजेंट से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि आपका प्रेजेंट है ऑलमोस्ट एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन, और आपको लग रहा है कि नहीं, ये पावर होना जरूरी है। तो इसीलिए वो भी, और ऑब्वियसली कांग्रेस है, तब उनकी तो 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी है, आराम से वो लोग अपना कर देते हैं। तो ये भी हो गया। अब आपको लगेगा चलो ये भी कर दिया, तो इसके बाद तो एटलीस्ट अभी रिस्ट्रिक्शंस बंद हो जाए। अभी तो अपने लॉज को भी सारे बचा दिए, फिर भी नहीं बंद हो रहे। 1963 में आखिर बार ये वाला जो संविधान का जो राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे जो रिस्ट्रिक्शंस है, वो आखिरी बार फिर से अमेंड होता है, अगेन नेहरू के टाइम पे। अब क्या हो गया? 551 भी तो आपने किया, आपको इतना देख के सब किया, अब क्या हो गया? फिर से 12 साल में आप कर रहे हो। क्या हो रहा है? 1950 से 60s के बीच में ना, वो नोटिस कर रहे हैं कि अलग अलग सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स इंडिया में आ रही है। एक नागालैंड में है, उसको डील करने के लिए आपका सोल्यूशन है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जो हम आज भी जानते हैं, आफ्स्पा। वो वहां से आ रहा है। पंजाब में अभी भी इश्यू ठंडा नहीं हुआ है, तो वहां पे भी एक इश्यू है। वहां पे लैंग्वेज और पानी के लिए, पॉलिटिक्स, पानी के लिए भी, वहां पे पानी के लिए भी है, क्योंकि वो इंडस वाटर ट्रीटी का एक इश्यू है। और एक तमिलनाडु में नया शुरू हो रहा है, और वहां पे ये हो रहा है कि डीएम की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इमर्ज हो रही है, और सीएन अन्नादुराई उनके लीडर है, और उनका तब पॉलिटिकल स्टांस है कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए, द्रविड़ नाडु नाम होगा उसका। और ये उनकी पॉलिटिक्स रही है 1950s में। अब 1962 तक सब चिल है, क्योंकि के कामराज तब कांग्रेस के नेता थे तमिलनाडु में, और के कामराज बहुत ही पावरफुल नेता थे। के कामराज बोल रहे वरी नॉट, इनका कुछ नहीं होने वाला, मैं देख लूंगा। बट 62 के इलेक्शन में होता है कि ऐसा नहीं, डीएमके बिकम्स द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, प्रिंसिपल ऑपोजिशन। 24% वोट उनको, 1/4 ऑफ द वोट उनको मिला है, और कम्युनिस्टों से ज्यादा। हाँ, 27% ऑफ द सीट्स भी उनको मिली है। और उनका प्लान क्या है? हमें इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए,
अब इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग वोट ये इसलिए दे रहे कि भाई हमको इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, बट एटलीस्ट इतना तो हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस और नो इंडिपेंडेंस हमको ये चाहिए। पार्टी लाइन इज दैट। हाँ, तो अब ये एक सिचुएशन हो गई। अन्नादुराई खुद इलेक्शन अपनी हारते हैं, बट क्योंकि उनके इतने सारे सीट्स मिल गए हैं तो वो राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। और मई 1962 में वो राज्यसभा में पहले स्पीच में, मेडन स्पीच में, विच इज अ बिग ट्रेडिशन पार्लियामेंटेरियंस में, वो कहते हैं हमें द्रविड़ नाडु चाहिए, हमें सेसेशन चाहिए। पार्लियामेंट के फ्लोर पे वो कहते हैं एज अ मेंबर ऑफ द डीएमके, हाँ, कि भाई हमें तो चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम ज्यादा होमोजेनस होंगे, इकोनॉमिकली हमारे लिए बेटर होगा, लिंग्विस्टिकली और कल्चरली भी हम ज्यादा सिमिलर है, तो इट मेक सेंस फॉर अस। और वो नेहरू को रिमाइंड करते हैं कि याद रखिएगा 45 में आपने ये प्रिंसिपल ग्रांट किया था कि अगर मुसलमानों को सेपरेट कंट्री चाहिए तो वो उन्हें मिले। अब नेहरू रिस्पॉन्स की अगर ऐसा कोई भी कोशिश करेगा तो हम तो लड़ पड़ेंगे, वी विल डू एवरीथिंग इन आवर पावर। अब व्हाट इज दिस इन योर पावर जो आप करना चाहते हो? आप तो उनके खिलाफ सेडिशन भी नहीं लगा रहे, कुछ नहीं लगा रहे, क्योंकि आपको मैकेनिज्म नहीं मिल रहा। व्हाट इज द लीगल मैकेनिज्म कि भाई मैं इनको चुप करवाऊं थोड़ा। अब इसी टाइम पे इंडो चाइना बॉर्डर पे भी चल रहा है, हाँ, और वो भी वॉर एस्केलेटर 62 में ही हो रहा है। तो 62 में ये सब हो रहा है, इतना हो रहा है इनफैक्ट कि राधाकृष्णन जो प्रेसिडेंट थे वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। तो हम यूजुअली इमरजेंसी हमेशा 75 से 77 सोचते हैं, बट इमरजेंसी पहले भी हो चुकी है और 62 में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी। सो एक इमरजेंसी के, एक डिक्लेयर्ड इमरजेंसी के बीच में नेहरू कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाए। और ये क्यों अमेंडमेंट ला रहे? ये ला रहे क्योंकि ये देख रहे कि देश में इस तरह के टेंडेंसीज है, सेसेशन को लेकर बातें हो रही हैं और मूवमेंट्स हो रही हैं, तो वो एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल क्रिएट करते हैं। उसमें एक कमिटी क्रिएट करते हैं, कमिटी फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, और इस कमिटी का चेयर वो रखते हैं सीपी रामास्वामी अय्यर, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था शुरू में, ट्रैवनकोर के दीवान थे और सेसेशन पे अड़ गए थे कि ट्रैवनकोर को हम देश का भाग होने नहीं देंगे। मतलब सोचिए, नेहरू एक इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी के चेयर को ऐसे इंसान को बनाते हैं जिन्होंने बहुत कोशिश की थी कि इंटीग्रेशन ना हो। वो कहते हैं कि क्यों, इसलिए कि नहीं, हमें सबको साथ में लेके चलना चाहिए, बट हम ये भी सोच सकते कि जिस बंदे ने इतनी कोशिश की कि हम देश का पार्ट ही नहीं होंगे, वही सबसे अच्छा बंदा है डिसाइड करने के लिए कि क्या करना चाहिए देश को जोड़े रखने के लिए। उनकी कमेटी बैठती, कमेटी की रिपोर्ट निकलती है, रिपोर्ट में ये कहते हैं कि भाई संविधान को अमेंड करना है। क्या अमेंड करेंगे हम सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया शब्द को ये आर्टिकल 19(2) में और एक रिस्ट्रिक्शन जोड़ देंगे। 7 पहले थे, अब आपने 8वां जोड़ दिया। और हम इसको इसीलिए करेंगे क्योंकि इससे हम फिर एक लॉ लाएंगे। ये लॉ क्या है? 1967 में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो हम आज यूएपीए के नाम से जानते हैं। मतलब एक लॉ के लिए जो इस तरह के सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज को, जो से डीएमके एक्सप्रेस कर रहा है, डेमोक्रेटिकली, लीगली, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट टाइम, उसको एड्रेस करने के लिए आप एक लॉ लाना चाहते हो। उस लॉ को बचाने के लिए आपने पहले अमेंड किया है संविधान। हाँ, यूजुअली बाद में हो रहा है। 51 में क्या हुआ? पहले से लॉ था, उसके बाद आपको बचाना है, तो इसलिए आपने उसको अमेंड किया। यहां पे हम लॉ लाएंगे, उसको बचाना है, हम पहले संविधान को अमेंड करेंगे। और टर्म जो आता है इंटेग्रिटी, प्रियम्बल में भी ऐड हो जाता है, वो नीचे फ्रेटर्निटी के साथ एक लाइन ऐड हो जाती है, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी वाली। और साथ में एक ओथ ऐड हो जाता है जो अभी भी संविधान में है, जो कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन के लिए लड़े इंडिया में, सबको ओथ लेना जरूरी है कि हम सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रिजर्व करेंगे। क्यों आप कर रहे हो? क्योंकि डीएमके जीत गई और जो उनके नेता थे वो आके बोल गए पार्लियामेंट में, और आप कुछ उनका उखाड़ नहीं पाए। अब इसी सिचुएशन में क्या होता है, क्योंकि इंडो चाइना वॉर ऐसे बढ़ जाते हैं, तो डीएमके भी कहता है कि हमें द्रविड़ नाडु नेहरू से चाहिए, चाइनीज से नहीं चाहिए, तो हम भी अभी के लिए चुप बैठ रहे। नेवरदलेस, क्योंकि वो अभी भी ये नहीं कह रहे कि हमें नहीं चाहिए हमें अभी भी, बट अभी के लिए हम चुप बैठ रहे, तो इसी इमरजेंसी के बीच में इस लॉ को इस अमेंडमेंट को लाया जाता है। और ये अमेंडमेंट इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि इस अमेंडमेंट के खिलाफ पूरे लोकसभा और राज्यसभा में मिला के सिर्फ एक इंसान ने वोट दिया था उसके खिलाफ, सिर्फ एक। बाकी सब ने उसके फेवर में वोट दिया। और वो एक इंसान कौन हो सकता है? सीएन अन्नादुराई। यस, वही है, सेम उनके खिलाफ, और बाकी सब ने उसके लिए वोट दिया है। इनफैक्ट जो लॉ मिनिस्टर है
अशोक सेन, जो एक्चुअली रिलेटेड है अमर्त्य सेन से, वो कहते हैं कि भाई नेशनल सॉलिडारिटी दिखाने के लिए सब इसको यूनानिमसली पास किया जाए। एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग लोकसभा में 7 डीएमके के मेंबर्स और एक कम्युनिस्ट पार्टी का एक आउटसाइड मेंबर वो भी वोट करते अगेंस्ट में, बट वो इंडिविजुअल क्लॉजेस के अगेंस्ट में वोट नहीं करते, वो मेन लॉ को अडॉप्ट करना चाहिए कि उसके अगेंस्ट में वोट करते हैं। तो इसीलिए सरकार बोल सकती है, जैसे सरकारें बोलती है थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के कि नहीं यूनानिमसली पास होगी। तो अन्नादुराई नहीं चाहते कि यूनानिमस तो नहीं होने देंगे, हम और कुछ कर नहीं सकते, बट यूनानिमस तो नहीं होने देंगे, और इसीलिए ये हो जाता है। तो आपका सिचुएशन ये हो रहा है कि उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन कभी अमेंड नहीं हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रिस्ट्रिक्शंस का। क्योंकि आपने क्या किया है, ये जो कॉम्बिनेशन से 46 से 50, 51 और 63 में करके आपने क्या कर दिया है, आपने सारे के सारे कॉलोनियल लॉज बचा दिए हैं और आपने नया स्पेस कार्व कर दिया पोस्ट कॉलोनियल लॉ के लिए भी यूएपीए की तरफ। आपने सिस्टम परफेक्ट कर दिया। बहुत ट्रायल एंड एरर लगे आपको। आपने पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ट्रायल किया, उसके बाद वो एरर निकला, एरर के बाद आपने फर्स्ट अमेंडमेंट किया, उसके बाद उसमें भी लैक निकला, फिर आपने 16th अमेंडमेंट किया, तब जाके आपको शांति। एंड आप उसका अगर इफेक्टिवनेस देखना चाहे तो सिंपल स्टैटिस्टिक है, कोई भी कॉलोनियल लॉ जो स्पीच को क्रिमिनलाइज करता है और जिसके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया, आप उठा के देख लो, सारे के सारे सिवाय एक के हैव प्रिवेल्ड। हर सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है। सिवाय एक के, वो है ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट 1870s का, उसके खिलाफ सारे के सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की कोशिश हुई लेकिन कभी नहीं सक्सीड हुए। और हमेशा अगर आप जजमेंट उठा के देख लो, सारे के सारे फ्री में ऑनलाइन मिलते हैं, इंडिया कानून में मिल जाएगा, कहीं पे मिल जाएगा, आप उठा के देख लो, हर में एक ही चीज बोलते हैं, हाँ ये वायलेट करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट इट इज सेव्ड बाय, और वो टर्म भी यूज करे, सेव्ड बाय आर्टिकल 19(2). रीजनेबल का स्टैंडर्ड भी अगर आप बोलो कि नहीं ये अनरीजनेबल है, नहीं है, क्योंकि आपने वो कैटेगरीज दे दिए, आप उसमें निकलोगे कैसे? तरीका कैसे निकालोगे उसको निकालने का? फिर भी लीगल स्कॉलर्स बोलते नहीं निकाल सकते हैं, बट वो बनाया गया ऐसे। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट हो तो आपके पास एक्सपीरियंस क्या है कि हमने कोशिश की थी अपने हिसाब से करने की, और ऐसा हो गया कि 1 साल के अंदर एक नया अमेंडमेंट आ गया, और वो अमेंडमेंट सिर्फ उसको रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट किया था। मतलब जो भी आपका जजमेंट उसको हम खारिज कर रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, क्योंकि आपने कर कैसे दिया ये, आप हमें क्या कर कैसे गए। तो इस वजह से फिर थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट भी अभी कितना क्या डिक्लेयर करेगा। तो इस वजह से डिजाइन्ड है हमारा संविधान हमें कॉलोनियल सब्जेक्ट से ज्यादा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ना देने के लिए। हाँ, और ये 63 के बाद अब तक अमेंड नहीं हुआ। अब तक अमेंड नहीं हुआ, जरूरत नहीं पड़ी है ना, क्योंकि सारे सक्सेसफुल हो गए। आपके छोटे मोटे जो है, जैसे फर्ज कीजिए आप बोले सेक्शन 66 से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया, ठीक है, आपने दूसरा लॉ ला दिया उसके बाद, बट जो मेजर लॉज है आपके वो सारे के सारे हैं। आपने जैसे सेडिशन को अभी बहुत पब्लिसिटी के साथ आया था भारतीय न्याय संहिता कि सेडिशन नहीं रहा, सबको बोलते गए, बट वो क्या, अगर वो सेक्शन पढ़े, वो सेक्शन अभी 152 हो गया, 152 हो गया है। उसमें क्या किया उन्होंने वो डिसअफेक्शन को हटा के उसको कर दिया है एंटी सेसेशन लॉ। आप अगर कोशिश भी करें, ये भी नहीं आपको सक्सीड होना पड़ेगा, अगर आप वर्बली कोशिश भी करें एनकरेज करने की एनीथिंग दैट इज अकिन टू सेसेशन और दैट थ्रेटन्स की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, बस हो गया, आप पे इफेक्टिवली सेडिशन लग गया। सो वो सेडिशन है बाय अनदर नेम। तो बेसिकली to sum it up all, we are in the most colorful time because हमने colonial mindset के लोगों को colonial laws gift करके दे दिया है। एक चीज और जैसे आपने कहा colonial mindset, colonial laws आपने कंटिन्यू कर दिया ना, तो उसका जस्टिफिकेशन क्या है? एक तो हो गया ये इमरजेंसी सिचुएशन है, देश का बुरा हाल है, ये सब है, बट आपका फिर भी कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हो? अरे हम तो संविधान आजाद और सब कुछ है, जस्टिफाई आप कर रहे हो कैसे कि आपने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज दिया है। उसका क्या कनेक्शन है इसके साथ? कनेक्शन ये है कि ये अंग्रेज थे, अंग्रेजों को किसी ने इलेक्ट किया नहीं किया, अंग्रेज अपने हैं नहीं है, ये लोग लॉज लाए, ठीक है, लॉज जो भी है जैसे भी है, बट हम तो अंग्रेज नहीं है ना, हमें तो आपने इलेक्ट किया है। सब वोट दे सकते हैं, कोई भी अडल्ट नहीं जो नहीं वोट दे सकता है। इफेक्टिवली अलग बात है, बट थियोरेटिकली सारे अडल्ट एलिजिबल एडल्ट वोट दे सकते हैं। मतलब अगर हम पार्लियामेंट में है, अगर हमारी सरकार है, तो हम तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है,
वी आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ द पीपल। तो हम उनका स्पीच क्यों काटेंगे? हाँ, और अगर हम फिर कुछ कर रहे हैं, हम तो उन्हीं के हित में कर रहे हैं, उन्हीं की परमिशन के साथ कर रहे हैं। और नहीं कर रहे तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, तो जरूरी क्या है? जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम पे हमने संविधान बना दिया, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम पे, क्योंकि जिन्होंने हमें वोट दिया है, बाकायदा वोट मिले हमें भाई, ऐसे थोड़ी ना इलेक्ट होके आ गए। करेक्ट, लेजिटिमेट है ना, हम अंग्रेज नहीं है, अपने ही लोग हैं, चुने गए हैं, सरकार बनाई है, इसीलिए हम कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं तो एक्चुअली आप भी वही चाहते हैं, आप में से कुछ लोग नहीं चाहते, बट वो तो माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी तो हमारे साथ है ना, इसीलिए हम कर रहे हैं। आज शायद वैसा नहीं हो, पर आई थिंक फाइनली सबकी अक्ल ठिकाने आएगी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे खुल के डिस्कशन होगा। हाँ, होना तो चाहिए, क्योंकि एक ये है कि, और इस वजह से इतिहास को मैंने इतने विस्तार से बताया कि अगर हम वो असेंबली में जाके देखें, ये छोटे छोटे लोगों जिनको बारे में कोई नहीं जानता, ये हुकुम सिंह जैसे लोग, इन्होंने जो सोचा था वही हुआ, इन्होंने जो कहा था वही हुआ कि अगर ऐसे करोगे तो ये इल्यूजरी फ्रीडम रहेगा। और एक्चुअली शायद वक्त आ गया है कि इनके जो प्रपोजल्स थे, जो तब फेल हो गए थे, मे बी आज इनको रेजरेक्ट करने की जरूरत है। आज का ऑपोजिशन इसके पीछे अगर आए जैसे तो, वो दिन का ऑपोजिशन जो 1 का था, 2 का था, तो फिर कुछ हो सकता है, तो फिर कुछ हो सकता है। बट हमारे पास ऑप्शंस है, हमारे इतिहास ने दिखाया है वे क्या है, बस किसी को उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है, वापस दिखाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई हैड अ ग्रेट टाइम, बढ़िया था कॉन्वर्सेशन। थैंक यू। एंड क्लैप।